तो आज हम पढ़ेंगे कमलेश्वर जी की कहानी गर्मियों के दिन। चुंगी दफ्तर खूब रंगा चुंगा है। उसके फाटक पर इंद्रधनुषी आकार के बोर्ड लगे हुए हैं। सैयद अली पेंटर ने बड़े सधे हाथ से उन बोर्डों को बनाया है। देखते देखते शहर में बहुत सी ऐसी दुकानें हो गई हैं जिन पर साइन बोर्ड लटक गए हैं। तो चुंगी दफ्तर के फाटक पर कैसे आकार का बोर्ड लगा हुआ है? इंद्रधनुषी। और जो पेंटर है उसका नाम है सैयद अली पेंटर, जिसने बड़े सधे हाथ से उन बोर्डों को बनाया है। उन बोर्डों को किसने बनाया है? सैयद अली पेंटर ने। देखते देखते शहर में बहुत सी ऐसी दुकानें हो गई हैं जिन पर साइन बोर्ड लटक गए हैं। तो देखते देखते शहर में ऐसे बहुत सी दुकानें बन गई हैं जिन पर साइन बोर्ड लटक गए हैं। साइन बोर्ड लगाना यानी औकात का बढ़ना। तो साइन बोर्ड जिनके दुकान पर भी लगा हुआ है उसका अर्थ है कि औकात का बढ़ना। बहुत दिन पहले जब दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था तो वहाँ दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई थी। तो दीनानाथ हलवाई जो है वो उसके दुकान पर जो है पहला साइन बोर्ड लगा था, और जब उसके दुकान पर साइन बोर्ड लगा तो दूध पीने वालों की संख्या जो है एकाएक जो बढ़ गई थी। फिर बाढ़ आ गई और नए नए तरीके और बेल बूटे ईजाद किए गए। तो फिर क्या हुआ? बाढ़ आ गई, मतलब उनको कॉपी करके बाकी लोग भी जो है साइन बोर्ड लगाने लगे और नए नए तरीके और बेल बूटे ईजाद किए गए। ओम या जय हिंद से शुरू करके एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए या मिलावट साबित करने वालों को 100 रुपया नगद इनाम। तो ओम या जय हिंद से शुरू होता था, फिर एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए या मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपया नगद इनाम की मुनाहरों या ललकारों पर लिखावट समाप्त होने लगी। ओम जय हिंद से शुरू होता था, फिर मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपया नगद इनाम की मुनाहरों से लिखावट समाप्त होने लगी। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा है। कितने भाषाओं में लिखा है? 3 भाषाओं में। चेयरमैन साहब बड़े अक्ल के आदमी हैं, उनकी सूझबूझ की डंका बजता है, इसीलिए हर साइन बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा जाता है। 3 भाषा में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा जाता है। दूर दूर के नेता लोग भाषण देने आते हैं। देश विदेश के लोग आगरे का ताजमहल देखकर पूरब की ओर जाते हुए यहाँ से गुज़रते हैं। तो देश विदेश के जितने भी लोग हैं वो आगरे का ताजमहल देखकर पूरब की ओर जाते हुए यहाँ से गुज़रते हैं। आगरे का ताजमहल देखते हैं, फिर पूरब की ओर जाते हुए यहाँ से गुज़रते हैं। उन पर असर पड़ता है भाई, मतलब जहाँ पे ये दुकानें हैं। और फिर मौसम की बात। मेले तमाशे के दिनों में हलवाइयों, जुलाई अगस्त में किताब कागज़ वालों, सहलाग में कपड़े वालों और ख़राब मौसम में वैद हकीमों के साइन बोर्ड पर नए रोगन चढ़ता है। तो नया रोगन कब चढ़ता है? जब जब मेले तमाशे होते हैं तब हलवाइयों के, और जब जुलाई अगस्त में किताब कागज़ वालों की, और सहलाग में कपड़े वालों, और ख़राब मौसम में वैद हकीमों के साइन बोर्ड पर नए रोगन चढ़ता है। मतलब फिर से शायद अच्छे तरीके से वो लिखते हैं। शुद्ध देसी घी वाले सबसे अच्छे, जो छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते हैं। तो शुद्ध देसी घी वाले होते हैं वो क्या करते हैं? साइन बोर्ड नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते हैं। इसके बगैर काम नहीं चलता, अहमियत बताते हुए बैद जी ने कहा। फिर कौन बताता है? बैद जी कहते हैं कि इसके बगैर काम नहीं चलता, मतलब साइन बोर्ड के बिना। अहमियत बताते हुए फिर बैद जी ने कहा, बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता।
बड़े बड़े शहरों में जाइए, मिट्टी का तेल बेचने वाले की दुकान पर साइन बोर्ड मिल जाएगा। बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बाल बच्चों के नाम तक साइन बोर्ड हैं, नहीं तो नाम रखने की ज़रूरत क्या है। साइन बोर्ड लगा के सुखदेव बाबू कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए। तो यही साइन बोर्ड लगा के सुखदेव बाबू एक थे, वो कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए, बैग लेके चलने लगे। ये सब जो है वो बैद जी कह रहे हैं। ये देखिए बैद जी कह रहे हैं। तो फिर वहाँ पर और एक व्यक्ति बैठे थे जिसका नाम है रामचरण। पास बैठे रामचरण ने एक और नए चमत्कार की खबर दी। उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया। रामचरण क्या कहता है कि वो जो सुखदेव बाबू है उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया। हाँकेगा कौन? टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने पूछा। फिर और एक व्यक्ति बैठे हैं जिसका नाम है, मतलब जो कि पंडित हैं, वो कहते हैं कि हाँकेगा कौन? वो टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे थे। ये सब जेब कतरने का तरीका है। फिर बैद जी कहते हैं कि ये सब जेब कतरने का तरीका है। बैद जी का ध्यान इक्के की तरफ अधिक था। तो बैद जी का ध्यान जो है वो इक्के की तरफ अधिक था। मरीज से किराया वसूल करेंगे, सईस को बख्शिश दिलाएंगे, बड़े शहरों के डॉक्टरों की तरह। इसी से पेशे की बदनामी होती है। पूछो, मरीज का इलाज करना है कि रोब दाब दिखाना है? अंग्रेजी आले लगातार मरीज की आधी जान पहले सुखा डालते हैं। आयुर्वेदी नब्ज देखना तो दूर, चेहरा देख के रोग बता दे। इक्का घोड़ा इसमें क्या करेगा? थोड़े दिन बाद देखना, उनका सईस कंपाउंडर हो जाएगा। कहते कहते वैद्य जी बड़ी खिसी हुई हंसी में हंस पड़े। फिर बोले, कौन क्या कहे भाई, डॉक्टरी तो तमाशा बन गई है। वकील मुख्तार के लड़के डॉक्टर होने लगे। खून और संस्कार से बात बनती है, हाथ में जस आता है, वैद्य का बेटा वैद्य होता है। आधी विद्या लड़कपन में जड़ी बूटियाँ कूटते पिसते आ जाती है। तोला मासा रत्ती का ऐसा अंदाज हो जाता है कि औषधि अशुद्ध हो ही नहीं सकती है। औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। धन्वंतरी बैद जी आगे कहने ही जा रहे थे कि एक आदमी को दुकान की ओर आते देख चुप हो गए और बैठे हुए लोगों की ओर कुछ इस तरह देखने गुनने लगे कि यह गप्प लड़ाने वाले फालतू आदमी न होकर उनके रोगी हों। आदमी के दुकान पर चढ़ते ही वैद्य जी ने भांप लिया। कुंठित होकर उन्होंने उसे देखा और उदासीन हो गए। लेकिन दुनिया दिखावा भी कुछ होता है। हो सकता है कल यही आदमी बीमार पड़ जाए या इसके घर में किसी को रोग घेर ले, इसीलिए अपना व्यवहार और पेशे की गरिमा चौकस रहना चाहिए। अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, कहो भाई राजी खुशी। उस आदमी ने जवाब देते हुए सीरे की एक कनस्तरिया सामने कर दी। यह ठाकुर साहब ने रखवाई है, मंडी से लौटते हुए लेते जाएंगे। 1-1:30 बजे के करीब। कितने बजे? 1-1:30 बजे के करीब। तो वो कुछ देता है जो कि ठाकुर साहब ने उसके माध्यम से भिजवाया था। क्या देता है? टीन की एक कनस्तरिया, सीरे की कनस्तरिया वो देता है, जो कि ठाकुर साहब लौटते हुए लेते जाएंगे 1-1:30 बजे के करीब। उस वक्त दुकान बंद रहेगी। वैद्य जी ने व्यर्थ के काम से उबते हुए कहा, हकीम वैद्यों की दुकानें दिन भर नहीं खुली रहती, व्यापारी थोड़ी ही हैं भाई। पर फिर किसी अन्य दिन और अवसर की आशा ने जैसे ज़बरदस्ती कहलवाया। खैर, उन्हें दिक्कत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो बगल वाले दुकान से उठा ले, मैं रखता जाऊंगा। आदमी के जाते ही वैद्य जी बोले, शराबबंदी से क्या होता है? जब से हुई तब से कच्ची शराब की भट्टियां घर घर चालू हो गई। सीरा घी के भाव बिकने लगा। और इन डॉक्टरों को क्या चाहिए, क्या कहिए। इनकी दुकानें हौली बन गई हैं। लाइसेंस मिलता है दवा की तरह इस्तेमाल करने का, पर खुलेआम जिंजर बिकता है, कहीं कुछ नहीं होता। हम भंग अफीम की एक पुड़िया चाहें तो तफसील देनी पड़ती है। जिम्मेदारी की बात है, पंडित जी ने कहा। अब जिम्मेदारी वैद्य ही रह गए हैं।
जबकि रजिस्ट्री हो चुकी। भाई ऐसे गैर पंचकल्याणी जितने घुस आए थे उनकी सफाई हो गई। अब जिसके पास रजिस्ट्री होगी वह वैद्य कर सकता है। चूरन वाले वैद्य बन बैठे थे, सब खत्म हो गए। लखनऊ में सरकारी जांच पड़ताल के बाद सही मिली है। कहाँ पे सरकारी जांच पड़ताल हुई थी? लखनऊ में। वैद्य जी की बात में रस न लेते हुए पंडित उठ गए। तो यहाँ पे पंडित फिर और एक बात शायद कहते हैं कि जिम्मेदारी की बात है। वैद्य जी ने भीतर की तरफ कदम बढ़ाए और औषधालय का बोर्ड लिखते हुए चंदर से बोले, सफ़ेदा गाढ़ा है बाबू, तारपिन मिला लो। तो यहाँ पे चंदर भी और एक आदमी होता है और एक व्यक्ति होता है जो कि वो जो साइन बोर्ड उसमें लिखने का काम करता है। सफ़ेदा गाढ़ा है बाबू, तारपिन मिला लो। वे एक बोतल उठा लाए जिस पर अशोकारिष्ट का लेबल लगा था। बोतल में किसका लेबल लगा था? अशोकारिष्ट का। इसी तरह न जाने किन किन औषधियों की शरीर रूपी बोतल में किस किस पदार्थ की आत्मा भरी है। मतलब बहुत सारी औषधियों की बोतल थी और उसमें बहुत सारे औषधियाँ रखी हुई थी। तो औषधियों का जो बोतल है वो शरीर है और उसमें जो पदार्थ रखे हुए हैं वो आत्मा है। सामने की अकेली अलमारी में बड़ी बड़ी बोतलें रखी हैं जिन पर तरह तरह के अरिष्टों और आंसुओं के नाम चिपके हैं। सिर्फ पहली कतार में ये शीशियाँ खड़ी हैं, उनके पीछे ज़रूरत का और सामान है। सामने की मेज़ पर सफ़ेद शीशियों की एक पंक्ति है। सामने की मेज़ पे क्या है? सफ़ेद शीशियों की एक पंक्ति है जिसमें कुछ स्वादिष्ट चूरन है, लवण, भास्कर आदि है। बाकी में जो कुछ भरा है उसे केवल वैद्य जी जानते हैं। तो तारपिन का तेल मिलाकर चंदर आगे लिखने लगा, प्रोफेसर प्रो कविराज नित्यानंद तिवारी। चंदर क्या लिखता है? प्रो कविराज नित्यानंद तिवारी। मतलब वैद्य जी का नाम जो है प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। ऊपर की पंक्ति श्री धन्वंतरी औषधालय स्वयं वैद्य जी लिख चुके थे। जो वैद्य जी है वो क्या लिखे थे? श्री धन्वंतरी औषधालय, उनके जो औषधालय का नाम था वो खुद लिख चुके थे। और चंदर जो है वो उसने लिखा था प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। सफ़ेद के वे अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे रुई के फाहे चिपका दिए हों। तो सफ़ेदे के वे अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जो रुई के फाहे चिपका दिए हों। ऊपर जगह खाली देखकर वैद्य जी बोले, बाबू ऊपर जय हिंद लिख देना। और यह जो जगह बची हुई है इसमें एक द्राक्षासब की बोतल, दूसरी और खरल की तस्वीर 8 हमारे पास मिडिल तक था, लेकिन यह तो हाथ सधने की बात है। तो वो क्या कहते हैं, खाली जगह पर वो कहते हैं कि ऊपर जय हिंद लिख दो और जो जगह बच रही है इसमें एक और द्राक्षाशब की बोतल और दूसरी और खरल की तस्वीर बना दो। चंदर कुछ ऊँघ रहा था, खामखा पकड़ गया। लिखावट अच्छी हो का यह पुरस्कार उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बोला किसी पेंटर से बनवाते, अच्छा खासा लिख देता। वे बात नहीं आएगी। अपना पसीना पोंछते हुए उसने कुर्सी नीचे रख दी। 5 रुपये मांगता था बाबू, 2 लाइनों के 5 रुपये। अब अपनी मेहनत के साथ यह साइन बोर्ड 10-12 आने का पड़ा। ये रंग एक मरीज़ दे गया। बिजली कंपनी का पेंटर बदहजमी से परेशान था। 2 खुराकें बनाकर दे दी, पैसे नहीं लिए, सो वो 2-3 रंग और थोड़ी सी वार्निश दे गया। 2 बक्से रंग गए, यह बोर्ड बन गया और एकाध कुर्सी रंग जाएगी। तुम बस इतना लिख दो, लाल रंग का शेड हम देते रहेंगे। हाशिया तिरंगा खिलेगा, वैद्य जी ने पूछा और स्वयं स्वीकृति भी दे दी। तो वो जब चंदर पूछता है कि क्यों आपने किसी पेंटर से नहीं करवाया, तो इसलिए मतलब उन्होंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उनको खामखा जो है
उनका 5 रुपया जाता, क्योंकि उन्होंने जो 10-12 आने में साइन बोर्ड जो उनका जो मतलब साइन बोर्ड ले आए, और फिर जो है रंग जो है एक मरीज़ दे गया जो कि बिजली कंपनी का एक पेंटर था, बदहज़मी से परेशान होने के कारण, और मतलब 2-3 रंग दिया, फिर वार्निश भी दिया, जिससे जो 2 बक्से रंग गए और ये बोर्ड बन गया, और फिर उनकी एक आध और कुर्सी भी बन जाएगी। और फिर जो है उन्होंने लिखवा लिया जो जान पहचान जो है चंदर से। तो 5 रुपये के मतलब 5 रुपये क्यों खर्च करते, 12-13 आने में, 12 आने में उनका सारा काम हो गया। चंदर गर्मी से परेशान था, तो गर्मी से कौन परेशान था? चंदर। जैसे जैसे दोपहरी नज़दीक आती जा रही थी, सड़क पर धूल और लू का जोर बढ़ता जा रहा था। मुलाहिजे में चंदर मना नहीं कर पाया। पंखे से अपनी पीठ खुजलाते हुए बैजी ने उजरत के काम वाले पटवारियों के बड़े बड़े रजिस्टर निकालकर फैलाना शुरू किए। सूरज की तपिश से बचने के लिए दुकान का एक किवाड़ा भेद कर बैजी खाली रजिस्टर पर खसरा खतौनियों से नकल करने लगे। चंदर ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए पूछा, ये सब क्या है बैजी? बैजी का चेहरा उतर गया। बोले, खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। नए लेखपालों को काम धाम आता नहीं, रोज़ कानून को या नायब साहब से झाड़ें पड़ती है। झक मार के उन लोगों को यह काम उजरत पर कराना पड़ता है। अब पुराने घाघ पटवारी कहाँ रहे, जिनके पेट में गवई कानून बसता था। रोटियां छिन गई बेचारों की, लेकिन सही पूछो तो अब भी सारा काम पुराने पटवारी ही ढो रहे हैं। नए लेखपालों की तनख्वाह का सारा रुपया इसी उजरत में निकल जाता है। पेट उनका भी है, तिया पांचा करके किसानों से निकाल लाते हैं। लाएं न तो खाएं क्या? 2-3 लेखपाल अपने हैं, उन्हीं से कभी कभार हल्का भारी काम मिल जाता है। नकल का काम, रजिस्टर भरते हैं। बाहर सड़क वीरान होती जा रही थी। दफ्तर के बाबू लोग जा चुके थे। सामने चुंगी में खसकी टट्टियों पर छिड़काव शुरू हो गया। दूर हरहराते पीपल का शोर लू के साथ आ रहा था। तभी एक आदमी ने किवाड़ से भीतर झांका। बैजी की बात, जो शायद क्षण 2 क्षण बाद दर्द से बोझिल हो जाती, रुक गई। उनकी निगाह ने आदमी को पहचाना और वे सतर्क हो गए। फौरन बोले, एक बोट आगरा से बनवाया है, जब तक नहीं आता इसी से काम चलेगा। फुर्सत कहाँ मिलती है जो इस सब में सिर खपाएं। और एकदम व्यस्त होते हुए उन्होंने उस आदमी से प्रश्न किया, कहो भाई क्या बात है? डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए, कोसमा स्टेशन पर खलासी होंगे साहब। रेलवे की नीली वर्दी पहने वो खलासी बोला। तो वो जो है डॉक्टरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आया था, जो कि कोसमा स्टेशन का खलासी था, और उसने किस कलर का? नीले कलर का वर्दी उसने पहना। उसकी ज़रूरत का पूरा अंदाज़ करते हुए बैजी बोले, हाँ, किस तारीख से कब तक का चाहिए? 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन का और चाहिए। तो 15 दिन पहले आए थे और उसको 7 दिन का और फिर चाहिए। कुछ हिसाब जोड़कर बैजी बोले, देखो भाई, सर्टिफिकेट पक्का करके देंगे, सरकार का रजिस्टर नंबर देंगे, रुपया 4 लगेंगे। बैजी ने जैसे खुद 4 रुपये पर उसके भड़क जाने का मतलब बैजी ने जैसे खुद 4 रुपये पर उसके भड़क जाने का एहसास करते हुए कहा, अगर पिछला ना लो तो 2 रुपये में काम चल जाएगा। खलासी निराश हो गया, लेकिन उसकी निराशा से अधिक गहन हताशा बैजी के पसीने से नम मुख पर व्याप गई। बड़े निरपेक्ष भाव से खलासी बोला, सोबरन सिंह ने आपके पास भेजा था। उसके कहने से कुछ ऐसा लगा जैसे यह उसका काम न होकर सोबरन सिंह का काम हो। पर बैजी के हाथ नब्ज आ गई। बोले, वो हम
पहले ही समझ रहे थे, बगैर जान पहचान के हम देते भी नहीं। इज्जत का सवाल है। हमें क्या मालूम तुम कहाँ रहे, क्या करते रहे। अब सोचने की बात है, विश्वास पर जोखिम उठा लेंगे। 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। ऐसे घर की खेती नहीं है। कहते कहते उन्होंने चंदर की ओर मदद के लिए ताका। चंदर ने साथ दिया। अब उन्हें क्या पता कि तुम बीमार रहे कि डाका डालते रहे, सरकारी मामला है। 5 से कम में दुनिया भर का डॉक्टर नहीं दे सकता। कहते कहते बैजी ने सामने रखा लेखपाल वाला रजिस्टर खिसकाते हुए जोश से कहा, अरे दम मारने को फुर्सत नहीं है। ये देखो, देखते हो नाम, एक एक रोगी का नाम, मर्ज, आमदनी, उन्हीं में तुम्हारा नाम चढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ कि मरीजों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि 2-4 रुपए के लिए सर्टिफिकेट देकर इस सरकारी पचड़े में फंसना। कहते हुए उन्होंने तहसील वाला रजिस्टर एकदम बंद करके सामने से हटा दिया और केवल उपकार कर सकने के लिए तैयार होने जैसी मुद्रा बनाकर कलम से कान करोदने लगे। रेलवे का खलासी 1 मिनट तक बैठा कुछ सोचता रहा और बैजी को सिर झुकाए अपने काम में मशगूल देख दुकान से नीचे उतर गया। एकदम बैजी ने अपनी गलती महसूस की। लगा उन्होंने बात गलत जगह तोड़ दी और ऐसी तोड़ी कि टूट ही गई। एकाएक कुछ समझ में न आया तो उसे पुकार कर बोले, अरे सुनो, ठाकुर सोबरन सिंह से हमारी जयराम जी की कह देना। उनके बाल बच्चे तो राजी खुशी है? हाँ, सब ठीक ठाक हैं। रुक कर खलासी ने कहा। उसे सुनाते हुए बैजी चंदर से बोले, 10 गांव शहर के ठाकुर सोबरन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं भाई, उनके लिए हम भी हमेशा हाजिर रहे। चंदर ने बोर्ड पर आखिरी अक्षर समाप्त करते हुए पूछा, चला गया, लौट फिर के आएगा। बैजी ने जैसे अपने को समझाया, पर उसके वापस आने की अनिवार्यता पर विश्वास करते हुए बोले, गवई गांव के वैद्य और वकील एक ही होते हैं। सोबरन सिंह ने अगर हमारा नाम उसे बताया है तो ज़रूर वापस आएगा। गांव वालों की मुर्री ज़रा मुश्किल से खुलती है। कहीं बैठ के सोच समझेगा तब आएगा, और कहीं से ले लिया तो चंदर ने कहा। तो बैजी ने बात काट दी। नहीं बाबू, कहते हुए उन्होंने बोर्ड की और देखा और प्रशंसा से भरकर बोले, वाह भाई चंदर बाबू, साइन बोर्ड जंच गया, काम चलेगा। ये 5 रुपये पेंटर को देकर मरीजों से वसूल करना पड़ता। इक्का घोड़ा और ये खर्चा, बात एक है। चाहे नाक सामने से पकड़ लो, चाहे घुमाकर। सैयद अली के हाथ का लिखा बोर्ड रोगियों को चंगा तो नहीं कर देता, अपनी अपनी समझ की बात है। कहते हुए वे धीरे से हंस पड़े। पता नहीं वाले अपनी बात समझकर अपने पर हंसे थे या दूसरों पर। तभी एक आदमी ने प्रवेश किया। सहसा लगा कि खलासी आ गया, पर वो पांडु रोगी था। देखते ही बैजी के मुख पर संतोष चमक आया। वे भीतर गए, एक ताबीज़ लाते हुए बोले, अब इसका असर देखो, 20-25 रोज में इसका चमत्कार दिखाई पड़ेगा। पांडु रोगी की बाह में ताबीज़ बांधकर और उसके कुछ आने पैसे जेब में डालकर वे गंभीर होकर बैठ गए। रोगी चला गया तो बोले, यह विद्या भी हमारे पिताजी के पास थी, उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ी हैं। बहुत सोचता हूँ उन्हें फिर से नकल कर लूँ। बड़े अनुभव की बातें हैं, विश्वास की बात है बाबू। एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है। होम्योपैथिक और भला क्या है, एक चुटकी शक्कर, जिस पर विश्वास जम जाए बस। चंदर ने चलते हुए कहा, अब तो औषधालय बंद करने का समय हो गया, खाना खाने नहीं जाइएगा? तुम चलो, हम 10-5 मिनट बाद आएंगे। बैजी ने तहसील वाला काम अपने आगे सिरका लिया। दुकान का दरवाज़ा खुला करके बैठ गए।
बाहर धूप की ओर देखकर दृष्टि चौंधिया जाती थी। बगल वाले दुकानदार बच्चन लाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए बैद जी की दुकान खुली देखकर पूछा, आप खाने नहीं गए? हाँ, ऐसे ही एक ज़रूरी काम है, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, बैद जी ने कहा और ज़मीन पर चटाई बिछाई, रजिस्टर मेज़ से उठाकर नीचे फैला लिए। लेकिन गर्मी तो गर्मी, पसीना थमता ही न था। रह रहकर पंखा झेलते, फिर नकल करने लगते। कुछ देर मन मारकर काम किया, पर हिम्मत छूट गई। उठकर पुरानी धूल पड़ी शीशियाँ झाड़ने लगे। उन्हें लाइन से लगाया, लेकिन गर्मी की दोपहर, समय स्थिर लगता था। एक बार उन्होंने किवाड़ों के बीच से मुंह निकालकर सड़क की ओर निहारा। एकाध लोग नजर आए। उन आते जाते लोगों की उपस्थिति से बड़ा सहारा मिल गया। भीतर आए, बोर्ड का तार सीधा किया और दुकान में सामने लटका दिया। धन्वंतरी औषधालय का बोर्ड दुकान की गर्दन में ताबीज़ की तरह लटक गया। कुछ समय और बीता। आखिर उन्होंने हिम्मत की, एक लोटा पानी पिया और जांघों तक धोती सरकाकर मुस्तैदी से काम में जुट गए। बाहर कुछ आहट हुई। चिंता से उन्होंने देखा, आज आराम करने नहीं गए बैद जी? घर जाते हुए जान पहचान के दुकानदार ने पूछा। बस जाने की सोच रहा हूँ, कुछ काम पसर गया था, सोचा करता चलूँ, कहकर बैद जी दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गए। कुर्ता उतारकर एक और रख दिया। एक हरी छत की दुकान आवे सी तप रही थी। बैद जी की आंखें बुरी तरह नींद से बोझिल हो रही थी। एक हरी छत की दुकान आंच सी तप रही थी। ये आंच सी तप रही थी, स्पेलिंग मिस्टेक है। बैद जी की आंखें बुरी तरह नींद से बोझिल हो रही थी। एक झपकी आ गई। कुछ समय जरूर बीत गया था। नहीं रहा गया तो रजिस्टरों का तकिया बनाकर उन्होंने पीठ सीधी की, पर नींद आती और चली जाती। न जाने क्या हो गया था। सहसा एक आहट ने उन्हें चौंका दिया। आंखें खोलते हुए वे उठकर बैठ गए। बच्चन लाल दोपहर बिताकर वापस आ गया था। अरे, आज आप अभी तक गए ही नहीं? कौन पूछता है? बच्चन लाल। अरे, आज आप अभी तक गए ही नहीं, उसने कहा। बैद जी जोर जोर से पंखा झलने लगे। बच्चन लाल ने दुकान से उतरते हुए पूछा, किसी का इंतज़ार है क्या? हाँ, एक मरीज़ आने को कह गया था, अभी तक आया नहीं। बैद जी ने बच्चन लाल को जाते देखा तो बात बीच में ही तोड़कर चुप हो गए और अपना पसीना पोंछने लगे। तो यहाँ पे अंत में उनकी जो आखिरी बात जो है बच्चन लाल से होती है और फिर यहाँ पे कहानी समाप्त होती है।